बिहार के बख्तियारपुर के एक छोटे से गांव में एक साधारण से परिवार में जन्मा एक लड़का जो इंजीनियर बनने चला था, लेकिन उसकी किस्मत ने उसे नेता बना दिया। वो जेपी आंदोलन की आंधियों में तप कर निकला, जल्दी बिहार की राजनीति का ऐसा सितारा बना जिसे अब बिहार की सत्ता का बाजीगर कहा जाता है। कभी लालू यादव के साथ मिलकर बदलाव की मशाल उठाई तो उन्हीं लालू के जंगल राज के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। फिर बीजेपी के साथ मिलकर बिहार को नया चेहरा दिया। बिहार में सड़कें चमकी, बिजली आई, सुशासन बाबू की छवि उसकी बनी। लेकिन उस शख्स की असली ताकत सिर्फ विकास नहीं, उसकी चालाकी भी रही। अपनी पार्टी में जो सबसे करीब रहा उसे सबसे दूर भगा दिया। राजनीति में कभी इस तरफ एनडीए तो कभी उस तरफ महागठबंधन, ऐसे तमाम यूटर्न लिया जिसके चलते उसके विरोधियों ने उसे पलटू राम कह दिया। हालांकि सियासत की बाजीगरी ऐसी कि बार बार पलटे लेकिन मुख्यमंत्री वही रहे, और इसीलिए शायद उनकी खुद की पार्टी के लोगों ने पोस्टर लगवाकर कहा कि ये सबके हैं। लालू यादव ने कहा कि इनके पेट में दांत है, हमारे मुंह में सीधे 32 दांत है, उनके पेट में नीतीश के दांत है जो वहां चले गए। तो चिराग पासवान ने कहा कि इनके दाएं हाथ को नहीं पता कि बाएं हाथ में क्या चल रहा है। यह कहानी नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार की कहानी विकास की है, विश्वासघात की है, सपनों की है, साजिशों की है। यह कहानी है चालाकी की, चुप्पी की, पलटाव की और पकड़ की, जिसमें कोई दोस्त हमेशा रहा नहीं और कोई दुश्मन स्थायी बना नहीं। मगर इन सब से आगे बढ़कर यह कहानी उस सियासी संतुलन की है जिसने बिहार के गांव से लेकर दिल्ली के गलियारों तक हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर नीतीश कुमार है किसके, या ये कहिए कौन है बिहार में जो बगैर नीतीश के अकेले सत्ता की कुर्सी को पकड़ सकता है। क्या आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, या उन लोगों से जुड़ना चाहते हैं जो रियल में ग्रोथ कर रहे? अगर हां तो ओडू कम्युनिटी डेज को मिस मत कीजिएगा। यह भारत का सबसे बड़ा टेक और बिजनेस इवेंट है जो 13 और 14 अगस्त को महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर गांधीनगर गुजरात में हो रहा है। यहां 20,000 से अधिक लोग आएंगे और इसके अलावा 200 से ज्यादा एग्जीबिशन, 200 से ज्यादा सेशन होंगे, और यहां पर आपको मिलेगा ओडू की लीडरशिप, ग्लोबल एक्सपर्ट और टॉप बिजनेस लीडर्स से मिलने का मौका। और हां, इसके बाद एक शानदार आफ्टर पार्टी भी है। यह इवेंट आपकी नॉलेज, नेटवर्किंग और बिजनेस अपग्रेडेशन का एक सॉलिड बूस्टर हो सकता है। ओडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें 45 प्लस ऐप जैसे कि सीआरएम, एचआर, अकाउंटिंग, सेल्स, मार्केटिंग और बहुत कुछ है। तो ये ओडू जैसे प्लेटफॉर्म को समझने और इंडस्ट्री के लीडर से जुड़ने का एक शानदार मौका है। इस इवेंट में टॉप इन्फ्लुएंसर, फाउंडर और इनोवेटर्स आने वाले हैं। अगर आप भी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं तो अभी रजिस्टर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। पहला ऐप लाइफ टाइम फ्री और सिर्फ 580 रुपए महीने में मिलते हैं सारे ओडू ऐप्स, अनलिमिटेड कस्टमर सपोर्ट और होस्टिंग के साथ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से रजिस्टर करें। इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस और टेक्नोलॉजी इवेंट के लिए ओडू कम्युनिटी डेज 2025। अब शुरू करते हैं शुरू से नीतीश कुमार की कहानी को। साल था 1951, तारीख थी 1 मार्च। बिहार के बख्तियारपुर कस्बे में एक छोटे से घर में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया नीतीश कुमार। पिता का नाम था राम लखन सिंह जो आयुर्वेदिक वैद्य थे, लेकिन दिल में राजनीति का जज्बा था। आजादी की लड़ाई में पिताजी कई बार जेल गए थे, लेकिन आजादी के बाद जब कांग्रेस से टिकट मांगा तो उनकी जगह लाल बहादुर शास्त्री जी की बहन को टिकट दे दिया गया। यहां से नीतीश जी के पिताजी का भरोसा जो है वो टूट गया और कांग्रेस को छोड़ दिया और डॉक्टर लोहिया के समाजवादी विचारों से जुड़ गए। नीतीश बचपन में ही अपने पिता को राजनीति पर लंबी लंबी बात करते सुनते थे। खासकर 1962 में जब भारत चीन से हारा तो घर में नेहरू की खूब आलोचना होती थी। ये बातें नीतीश के मन में गहराई तक बैठ गई। बाद में खुद कहा था उन्होंने कि आंख खोलते ही सदमा मिला था। पहली खबर जो याद है वो यही कि चीन ने हमें हरा दिया था। तभी से कांग्रेस के लिए नीतीश कुमार के मन में नाराजगी बैठ गई थी। पढ़ाई में नीतीश कुमार तेज थे। एक बार 10वीं की परीक्षा में गणित में पूरे 100 नंबर लाने का सपना देखा। सवालों के सारे जवाब आते थे, लेकिन जैसे ही पेपर खत्म हुआ कॉपी छीन ली गई। नीतीश कुमार को यह बात चुभ गई। उन्हें लगा कि अगर 5-10 मिनट और मिल जाता तो शायद वो 100 में 100 नंबर ला लेते। लेकिन बाद में, सालों बाद जब वो मुख्यमंत्री बने तो ये फैसला किया कि बच्चों को परीक्षा में 15 मिनट ज्यादा दिया जाएगा। बचपन की एक और घटना नीतीश कुमार की जिंदगी में सबक के तौर पर आई। एक बार वो और उनके दोस्त रेलवे स्टेशन को पार कर रहे थे, लेकिन ब्रिज नहीं बना था। दोनों ने मालगाड़ी से नीचे निकलने की सोची, लेकिन जैसे ही झुके और नीचे से आगे बढ़ने लगे, मालगाड़ी चल पड़ी। जैसे तैसे बाल बाल वो और उनके दोस्त बचे।
उस दिन मौत सामने खड़ी थी, लेकिन नीतीश बच गए, शायद इसलिए क्योंकि किस्मत को पता था कि इस लड़के को अभी बहुत कुछ करना है। खैर, इसके बाद नीतीश कुमार साल 1966 में 15 साल की उम्र में पटना पहुंच गए। बख्तियारपुर से पटना साइंस कॉलेज पढ़ने आए थे, पढ़ाई में अच्छे थे, एक छोटी सी स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। पिताजी भी कुछ पैसा भेजते थे, महीने में करीब 300 रुपया मिलता था, जो उस जमाने के हिसाब से कम नहीं था। नीतीश साफ सुथरे स्वभाव के थे, कमरे को चमका कर रखते थे। साइंस कॉलेज के बाद नीतीश कुमार ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। पढ़ाई चल ही रही थी, लेकिन मन जो है वो राजनीति की तरफ जा रहा था। बचपन से ही राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित थे, स्कूल में उनके भाषण पढ़ते थे। कॉलेज आते आते राजनीति की किताबों में दिलचस्पी बढ़ गई। एक बार तो कार्ल मार्क्स की किताब को उठाया और बाद में खुदे हंसते हुए कहे कि पूरी किताब सर के ऊपर से निकल गई। इन्हीं दिनों उनकी मुलाकात किशन पटनायक से, जो लोहिया के शिष्य और सांसद थे, उनसे हो गई। उन्होंने नीतीश को खुलकर कहा कि तुम राजनीति में आ जाओ, तुम्हारे जैसे लड़कों की देश में जरूरत है। और यहीं से नीतीश के मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो है वो शुरू हो गई। वो समाजवादी युवजन सभा से जुड़ गए और कॉलेज में छात्र संघ के अध्यक्ष भी बन गए। 1972 में जब फीस बढ़ी और हॉस्टल की हालत खराब हुई तो छात्रों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। आंदोलन इतना उग्र हो गया कि छात्रों ने सरकारी बसों को हाईजैक कर लिया। कई लोग गिरफ्तार हुए, पटना की जेल भर गई। सरकार को मामला शांत करवाने के लिए कमेटी बनानी पड़ी। हालांकि इतना सब करने के बाद भी नीतीश उस दौर के बड़े छात्र नेता नहीं बन पाए, क्योंकि उस दौर में लालू यादव का जादू अलग चल रहा था। लालू यादव जो अपने संवाद में हंसी मजाक करते थे, कई बार हंसी ठिठोली तमाशा और ये सारी चीजें जनता को प्रभावित करती थी। लालू यादव ने उस दौर में ही जनता को अपने रंग में रंग लिया था। नीतीश लालू से अलग थोड़ा शांत, पढ़ाकू, सोचने समझने वाले लड़के थे। वैसे दोनों में एक कॉमन बात थी, कहा जाता है खैनी। दोनों गांव के लड़के थे। फर्क सिर्फ इतना था कि नीतीश बाबू जो है वो पढ़े लिखे सलीकेदार घर से थे और लालू जी का जो स्टाइल था वो थोड़ा देहाती वाला स्टाइल था, जो धीरे धीरे उनकी जनता में पकड़ को और मजबूत कर लिया। इसी दौरान नीतीश कुमार की दोस्ती कुछ और चेहरों से भी हुई, जिसमें नाम था सुशील मोदी, सरयू राय, शिवानंद तिवारी, रविशंकर प्रसाद। ये तमाम वो लड़के थे जो आगे चलकर देश की सियासत में बड़ी भूमिका निभाने वाले थे। नीतीश जेपी की छात्र संघर्ष समिति से जुड़ गए और लोहिया विचार मंच पर भी एक्टिव हो गए। अब धीरे धीरे अपने रंग में आ रहे थे। मंच पर भले कम दिखते, लेकिन पर्दे के पीछे खूब चाल चलते। एक बार छात्र संघर्ष समिति में कम्युनिस्टों की एआईएसएफ भी शामिल थी, लेकिन वो इंदिरा गांधी के समर्थन में थी। अब सवाल था कि क्या किया जाए। नीतीश ने इसका हल ढूंढा, बिना टकराव के काम हो जाए ये उन्होंने सोचा। उन्होंने समिति से एक प्रस्ताव पास करवाया जिसमें अमेरिका की आलोचना के साथ साथ सोवियत संघ की निंदा कर दी गई, चेकोस्लोवाकिया और हंगरी में दखल को लेकर। बस क्या था, एआईएसएफ नाराज होकर खुद बाहर चली गई। नीतीश कुमार की यह चाल कामयाब थी और यही अंदाज नीतीश कुमार की मौजूदा सियासत में भी दिखता है, जहां वो शांति से जो करना होता है वो सलीके से कर जाते हैं, बिना टकराव के। खैर, नीतीश कुमार की शादी का भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। नीतीश कुमार जब राजनीति में अपने कदम रख रहे थे तो जयप्रकाश नारायण के साथ मंच साझा करने लगे। हालांकि इस दौर में वो पढ़ाकू थोड़ा अलग थे। कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण भी नीतीश को पढ़ाकू कहकर ताना मारते थे। लेकिन सियासत में बढ़ते कदम के बीच में नीतीश कुमार के पिता राम लखन सिंह को उनका राजनीति का ये मोह अच्छा नहीं लग रहा था। उनको ये लग रहा था कि लड़का जो है वो भटक रहा है और किसी भी माता पिता की तरह एक पुराना उपाय उन्होंने आजमाया, ब्याह करवा के शादी करने की बात कर। लड़की चुनी गई, नाम था मंजू, जो पटना के मगध महिला कॉलेज में पढ़ती थी। नीतीश कुमार को इतनी जल्दी शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर दोस्तों ने समझाया कि चलो मंजू को एक बार देख आते हैं, तो उन्होंने ज्यादा विरोध भी नहीं किया। नीतीश कुमार को लेकर एक किताब है, नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नजर। उसमें उनके दोस्त कौशल एक किस्सा लिखते हैं। वो कहते हैं कि मैंने आकर नीतीश कुमार को बताया कि लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, मुस्कुराते हुए देखने में भी अच्छी लगती है। फिर ये सुनकर नीतीश जी मुस्कुरा दिए और शादी के लिए हामी भर दी। हालांकि नीतीश कुमार की शादी की कहानी इतनी आसान नहीं थी, असली मोड़ इसके बाद आया। नीतीश कुमार को यह पता चला कि उनके पिताजी ने दहेज में उस दौर में 22,000 रुपया मांगा है। बस फिर क्या था, नीतीश यहीं से फट पड़े। शाम को वहां से 3 पहिया ऑटो में बैठकर गांव पहुंचे और सीधे पिताजी से लड़ने लगे। वजह थी, लोहिया से प्रेरित होकर पहले ही कसम खाई थी कि जीवन में दहेज नहीं लेंगे। नीतीश कुमार ने शादी से इनकार कर दिया। बाद में मामला बिगड़ने ही वाला था कि तभी उनके दोस्त बीच में आए और लड़की के घर वालों से साफ साफ कह दिया कि कोई दहेज नहीं लिया जाएगा, कोई तिलक भात नहीं होगा, शादी अगर होगी तो बस एक साधारण कोर्ट मैरिज। नीतीश कुमार ने खुद भी संदेश भिजवाया कि मैं लोहिया का शिष्य हूं, मेरी जिंदगी विचारों पर चलती है।
आप चाहें तो दोबारा सोच सकते हैं आपको यह रिश्ता मंजूर है या फिर नहीं। कहने को बात सीधी थी लेकिन तेवर स्पष्ट थे। शादी का नया कार्ड छपा और उस कार्ड पर लिखा गया कि यह शादी तिलक दहेज शोषण युक्त है, कुप्रथाओं से मुक्त है। 1973 में 22 साल की उम्र में नीतीश कुमार की शादी मंजू जी से करा दी गई, बिना शोर शराबे के, सिर्फ विचारों की बुनियाद पर। नीतीश जी की शादी के बाद उनकी पर्सनल लाइफ बढ़िया चल रही थी, लेकिन देश का माहौल 1974 में गर्म हो गया था। इंदिरा गांधी की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। जयप्रकाश नारायण सड़कों पर उतर चुके थे और देश भर के छात्र जेपी के साथ जुड़ने लगे थे। नीतीश, जिन्हें जेपी मजाक में पढ़ाकू कहते थे, वो भी इनके साथ थे। फिर सितंबर 1974 में नीतीश कुमार को मीसा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद दिसंबर में उन्हें रिहा कर दिया गया। फिर आया वो दिन जिसने इतिहास को बदल दिया। 12 जून साल 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया। बौखलाई सरकार ने 25 जून की रात देश में इमरजेंसी लगा दी। जेपी समेत तमाम विपक्षी नेताओं को जेल में ठूस दिया गया। उस रात नीतीश कुमार पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में थे। एक दोस्त भागते हुए आया और कहा कि नीतीश, तुम्हें पकड़ने पुलिस आ रही है, भाग जाओ। नीतीश अंडरग्राउंड हो गए, कभी यहां कभी वहां। लोकेशन हर कुछ घंटे में बदलनी पड़ती। जुलाई में वे फल्गु नदी किनारे गया में गुप्त मीटिंग में थे। लालू और कई नेता भी यहां मौजूद थे। तभी पुलिस ने यहां धावा बोल दिया। भागने का रास्ता सिर्फ एक था, 10 से 11 फुट की ऊंची दीवार जिस पर लकड़ियों का ढेर टिका हुआ था। नीतीश को वैसे तो ऊंचाई से डर लगता था, लेकिन उस दिन डर का मतलब गिरफ्तारी या कुछ और भी बुरा, और इसीलिए लालू और नीतीश दीवार पर चढ़े और दूसरी तरफ रेतीली फल्गु नदी में छलांग लगा दी। उनके साथ 50 साल के रामसुंदर दास भी कूद पड़े। लालू थक कर जमीन पर गिर पड़े। नीतीश की सोने की अंगूठी वहीं कहीं खो गई, लेकिन जान वो बच गई। करीब 10 से 11 महीने नीतीश कुमार अंडरग्राउंड रहे। फिर कुछ घंटे कहीं जाते ठहरते तो पुलिस को भनक लग जाती। इसके बाद साल 1976 की गर्मियों में एक मीटिंग थी भोजपुर जिले में नेता राम इकबाल सिंह के यहाँ। मीटिंग गांव के बाहर होनी थी। अलर्ट रहने की जिम्मेदारी नीतीश के दोस्त को दी गई, लेकिन उसी वक्त दोस्त के बेटा बीमार पड़ गया और दूसरा व्यक्ति लग गया जिसने लापरवाही की। पुलिस को खबर मिली। जैसे ही मीटिंग चली, पुलिस पहुंची और एक सिपाही ने नीतीश कुमार की कनपटी पर बंदूक रख दी। पुलिस वाला खुद घबराया था। इलाका उस दौर में इमरजेंसी विरोधियों का था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन तब नीतीश ने धीरे से उसकी बंदूक हटाई और बड़े प्यार से कहा कि सुनो, इसकी जरूरत नहीं है, जहां मर्जी वहां ले चलो। नीतीश कुमार गिरफ्तार हो गए। पहले उन्हें बक्सर जेल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उनकी लोकप्रियता कुछ लोगों को खटकने लगी। फिर फैसला हुआ कि भागलपुर सेंट्रल जेल ले जाया जाए। अब एक बड़ा दिलचस्प किस्सा यहां पर है। जब नीतीश कुमार को भागलपुर ले जाया जा रहा था, तब ट्रेन पटना पर रुकी। बारिश हो रही थी। अगली ट्रेन जो है वो सुबह की थी। इसके बाद नीतीश कुमार पुलिस से कहते हैं कि सुनो, मेरे ससुराल यहीं पर है, ऐसा करते हैं कि चलते हैं वहीं रात गुजार लेते हैं। पुलिस वाला भी सोचा कि भला आदमी है, जो खुद गिरफ्तार हुआ है, भागेगा तो नहीं, इसके साथ चलते हैं। पुलिस वाला और नीतीश कुमार रिक्शे में बैठे, पानी में घुटनों तक डूबते हुए नीतीश को लेकर पुलिस ससुराल पहुंची। ससुराल जब वो पहुंचे तो उनको देखकर घर वाले खुश भी थे और दुखी भी, क्योंकि पत्नी मंजू वही थी। उनकी आंखों में खुशी के भी आंसू थे, दुख के भी। खुशी इस बात की कि पति दिखाई पड़ रहा है, दुख इस बात का कि पुलिस वाला लेकर आया और सवेरे जेल जाएंगे। खैर, खाने पीने की व्यवस्था हुई। एक रात घर में और फिर अगली सुबह जेल की ओर रवानगी हो गई। लेकिन नीतीश कुमार टूटे नहीं। इमरजेंसी में 9 महीने जेल काटने के बाद जब देश में लोकतंत्र लौटा तो नीतीश भी वापस मैदान में कूद पड़े। 1977 नालंदा के हरनौत विधानसभा सीट से जनता पार्टी का टिकट पर चुनाव लड़ा। सामने थे पुराने समाजवादी नेता भोला प्रसाद सिंह। नीतीश कुमार ने चुनाव दमखम से लड़ा, लेकिन 5,895 वोटों से हार गए। इसके बाद साल 1980 में भी कोशिश की, पार्टी बदल ली थी। इस बार वो चरण सिंह की पार्टी जनता दल सेकुलर के उम्मीदवार थे, लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दिया। एक बार फिर निर्दलीय उम्मीदवार अरुण कुमार सिंह ने 5,060 वोटों से हरा दिया। 2 बार लगातार हार ने नीतीश कुमार को तोड़ दिया था। पत्रकार संतोष सिंह की किताब रूल्ड और मिसरूल्ड में लिखा है कि नीतीश तब अपने दोस्त मुन्ना सरकार से कहे थे कि भाई ऐसे कैसे चलेगा, अब तो कोई बिजनेस करना पड़ेगा। इसी बीच उन पर 2 व्यक्तिगत चोट भी आई। एक जयप्रकाश नारायण की मौत और इसके 1 महीने बाद ही पिता राम लखन सिंह का निधन। नीतीश कुमार अब पूरी तरह भीतर से टूट चुके थे। इस दौर में वो ठेकेदारी करने का मन बना चुके थे। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर बनने का फॉर्म भी भर दिया था, लेकिन उनके दोस्त विजय कृष्ण ने वो आवेदन फाड़ कर फेंक दिया और ये कहा कि तू राजनीति छोड़ने के लिए नहीं बना है, तू राजनीति करने के लिए बना है। और फिर तीसरी बार किस्मत आजमाने का मौका आया।
नीतीश अपनी पत्नी मंजू के पास पहुंचे और कहे कि बस एक आखिरी कोशिश करनी है। मंजू उस समय सरकारी स्कूल की टीचर थी। 20,000 रुपए जैसे तैसे जोड़कर अपने पति को दिए। दोस्तों ने भी साथ दिया, चंदा मिला। नीतीश के पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन अब इरादा पक्का था। 1984 के लोकसभा के चुनाव आए, लेकिन उस दौर में नीतीश कुमार ने समझदारी दिखाई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस को लेकर इस देश में लहर थी और उस लहर में नीतीश कुमार ने चुनाव ना लड़ने का मन बना। कहा कि जितना है वो भी थोड़ी ना हार में बहा दूंगा, इससे बेहतर है कि इंतजार करूं और अगली लड़ाई की तैयारी करूं। इसके बाद साल 1985 में तीसरी बार हरनौत से नीतीश कुमार मैदान में उतरे। पार्टी थी लोकदल और इस बार मुकाबला था कांग्रेस के बृजनंदन प्रसाद सिंह से। इस बार नीतीश कुमार की मेहनत रंग लाई और 21,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। बिहार की राजनीति ने देखा कि एक हारता हुआ चेहरा अब कैसे मुस्कुराने लगा था। 1987 तक नीतीश बिहार युवा लोकदल के अध्यक्ष बन चुके थे। फिर साल आया 1989 और एक बड़ा मौका मिला। कर्पूरी ठाकुर नहीं रहे और बिहार में विपक्ष के नेता की कुर्सी खाली हो गई थी। नीतीश कुमार ने लालू यादव को उस कुर्सी तक पहुंचाया और यह इसलिए था क्योंकि नीतीश को लग रहा था कि युवा नेताओं का समय आ गया है। फिर उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में छलांग लगाई। 1989 के लोकसभा चुनाव में वे बाढ़ सीट से मैदान पर उतरे और सामने थे पूर्व मुख्यमंत्री राम लखन सिंह यादव। लेकिन इस बार नीतीश पीछे नहीं हटे और 75,000 से ज्यादा वोटों से जीतकर पहली बार संसद पहुंचे। नई सरकार बनी, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं और नीतीश कुमार को मिलता है कृषि राज्य मंत्री का पद। इसके बाद आता है साल 1990। बिहार में विधानसभा चुनाव होते हैं। वीपी सिंह की जनता दल ने जीत दर्ज की और अब सवाल था कि कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री वीपी सिंह चाहते थे कि रामसुंदर दास को यह कुर्सी मिले क्योंकि वह अनुभवी नेता थे, दलित भी थे। लेकिन दूसरी तरफ लालू यादव का भी सपना पल रहा था मुख्यमंत्री बनने का और इसी मोड़ पर एक बार फिर सामने आ गए नीतीश कुमार। उन्होंने खुलकर लालू यादव का साथ दिया। कहा जाता है कि नीतीश चाहते थे कि सत्ता पुराने नेताओं के हाथ नहीं बल्कि नई पीढ़ी के हाथ में रहे। इसी बीच में एक और चाल चली गई। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, जो खुद वीपी सिंह से हारने का दर्द भूले नहीं थे, उन्होंने रामसुंदर दास से खिलाफ अपने उम्मीदवार रघुनाथ झा को मैदान में उतार दिया, सिर्फ इसलिए कि वोट कट जाए। जब मुख्यमंत्री पद के लिए वोटिंग हुई तो नतीजे कुछ ऐसे रहे। लालू यादव को मिले 59 वोट, रामसुंदर दास को मिले 56 वोट और रघुनाथ झा को मिले 14 वोट। यानी अगर झा का वोट चंद्रशेखर नहीं काटते तो उस दौर में लालू यादव मुख्यमंत्री नहीं बनते और दास वो जीत जाते। लेकिन यहां पर असली जीत जितनी लालू यादव की थी उतनी ही नीतीश कुमार की भी थी। उन्होंने समय पर फैसला लिया, सही गठजोड़ किया और लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनवा दिया। 18 मार्च साल 1990 को जब लालू यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तब नीतीश कुमार दिल्ली से आकर खुद शामिल हुए। तब भले ही मंच पर लालू थे, लेकिन पर्दे के पीछे से लालू को धक्का देने का जो हाथ था वो नीतीश कुमार का था। और नीतीश भी इस बात को कभी कभी खुद को याद दिलाते हैं। जैसे कि मार्च 2025 में बिहार विधानसभा में जब तेजस्वी यादव सामने थे तो नीतीश कुमार ने कहा कि तुम्हारे पिता को हमने ही मुख्यमंत्री बनवाया था। 2015 के एक इंटरव्यू में भी साफ साफ कहा था कि हमने लालू यादव का समर्थन इसलिए किया क्योंकि वो हमारी पीढ़ी के थे। हमें सत्ता पुराने नेताओं से निकालकर नई पीढ़ी को देनी थी। जब दोस्ती टूटी, गठबंधन ढह गया तो नीतीश और लालू का ब्रेकअप भी हो गया। अब ये ब्रेकअप कैसे हुआ ये भी आपको बताते हैं। नीतीश कुमार ने कभी सोचा नहीं था कि जिस दोस्त को मुख्यमंत्री बनवाया एक दिन उनसे उनका बैर हो जाएगा, लेकिन सियासत की यही खूबसूरती है। 1990 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिरी और नीतीश का मंत्री पद चला गया। जब पटना लौटे तो सोचा कि राज्य सरकार तो उनकी अपनी है, एक गेस्ट हाउस मिलेगा ही, लेकिन लालू सरकार ने उन्हें जगह देने से मना कर दिया। नीतीश अपने पुराने दोस्त अरुण कुमार के घर चले गए, मगर लालू ने अरुण का ट्रांसफर करवा दिया और उनका फ्लैट किसी और को दे दिया। नीतीश ने लालू को समझाने की कोशिश की, लेकिन जवाब मिला, हमें गवर्नेंस सिखाओगे? सत्ता वोट बैंक से मिलती है, ना कि शासन से। दिल्ली के बिहार भवन में एक मीटिंग में नीतीश और लालू के रिश्ते की कब्र खुद गई। नीतीश लल्लन सिंह समेत कुछ नेताओं के साथ मांगों की लिस्ट लेकर लालू से मिलने पहुंचे थे। मीटिंग कुछ मिनट चली, फिर कहा जाता है उस दौर में झड़प हुई, गाली गलौच और झगड़ा भी हुआ। लालू चिल्लाए, निकल बाहर, पकड़ के बाहर फेंको। नीतीश और उनकी टीम बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। बाहर आते ही नीतीश ने अपने साथियों से कहा, अब साथ चल पाना मुश्किल होगा।
फिर बीजेपी नेता सरयू राय से एक पत्र ड्राफ्ट करवाया जिसमें लालू यादव से गठबंधन को तोड़ने का ऐलान था। उस चिट्ठी में नीतीश कुमार ने लिखा कि आपसे उम्मीद थी कांग्रेस की तरह भ्रष्ट नहीं होगे, लेकिन आपने सिर्फ अपने लोगों को फायदा पहुंचाने में दिलचस्पी दिखाई। अब आपके साथ रहना व्यर्थ है। शरद यादव को जैसे इस पत्र की भनक लगी, उन्होंने लालू यादव को माफी मांगने के लिए कहा। लालू तैयार हो गए, लेकिन नीतीश कुमार ने मना कर दिया। शरद यादव ने कहा कम से कम पत्र की भाषा नरम कर दो। नीतीश ने उल्टा उसमें और तीखे शब्द जोड़ दिए। ये चिट्ठी फिर गायब हो गई। सालों के बाद पत्रकार श्रीकांत को इसकी एक प्रति मिली, लेकिन आखिरी पन्ना नहीं था। बाद में शिवानंद तिवारी और सरयू राय ने बताया कि उस गायब पन्ने में क्या लिखा था। लिखा था कि इन हालात में आपसे अलग होकर राजनीति करना उचित समझता हूं। 1992 तक नीतीश और लालू के बीच में बातचीत पूरी तरह से बंद हो गई थी। लालू सत्ता के शिखर पर थे और नीतीश राजनीति के अंधेरे में अकेले। लालू ने कैबिनेट में नीतीश की भूमिका को मजाक बनाकर भी कहा कि ये तो क्लर्क है, फाइल पढ़ना, साइन करना, बाबूगिरी वाला काम करना, हमसे भी वही करवाना चाहता है। नीतीश इस दौर में टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। वे ना तो साथ रह पा रहे थे और ना ही खुलकर अलग हो पा रहे थे। लेकिन फिर एक मौका मिला वैशाली लोकसभा के उपचुनाव का। यह लालू यादव की साख की लड़ाई थी। नीतीश ने प्रचार तो नहीं किया, लेकिन गैर यादव पिछड़ों को एक संकेत मिल गया कि नीतीश अब लालू के साथ नहीं है और लालू के उम्मीदवार हार गए। अब नीतीश को उम्मीद की एक किरण दिखाई पड़ी। 1993 में नीतीश ने एक नई मांग रखी, मंडल आयोग के तहत मिले आरक्षण में अति पिछड़ों का अलग से कोटा दिया जाए। लालू ने ना सुना, उल्टा अफवाह उड़ा दी कि कुर्मी और कोरी जातियां आरक्षण से बाहर होंगी। गैर यादव पिछड़ी जातियां नाराज हो गई। फरवरी 1994 में पटना के गांधी मैदान में कुर्मी समुदाय की एक बड़ी रैली हुई। लालू ने नीतीश को संदेश भिजवाया, अगर रैली में गए तो देशद्रोह माना जाएगा। नीतीश गए भी और पूरे दम से मंच से बोले भी। कहा कि भीख नहीं, हिस्सेदारी चाहिए। जो सरकार हमें नजरअंदाज करेगी वो ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रह पाएगी। और यही वो मौका था जब गठबंधन पूरी तरह से टूट गया। कुछ महीनों के बाद 19 अक्टूबर साल 1994 को नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस और बाकी साथियों के साथ मिलकर समता पार्टी का गठन किया। पटना में हुई पहली रैली में नारा गूंजा, लालू यादव से बिहार बचाओ। नीतीश कुमार ने भाषण दिया, यह विश्वासघाती सरकार है। लेकिन जब 1995 के विधानसभा चुनाव हुए तो लालू यादव की पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। समता पार्टी को बहुत ही कम वोट मिले और 271 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। नीतीश एक बार फिर से दो राहे पर खड़े थे, जहां पर ना आगे दिख रहा था ना पीछे कोई सहारा। वो दिल्ली लौट गए, लेकिन संसद भी नहीं गए। लालू यादव से सीधी टक्कर लेने वाले नीतीश कुमार को जल्द ही समझ में आ गया था कि बिहार की सत्ता तक पहुंचने का रास्ता अकेले नहीं कटेगा। उन्हें कोई ऐसा साथी चाहिए था जो ताकतवर भी हो और जिसके पास वोट बैंक भी हो, जो उनके पास नहीं था। और यही सोचकर उन्होंने भाजपा की तरफ देखा, जिनके पास सवर्ण जातियों का मजबूत समर्थन था। नीतीश की समता पार्टी के पास कुर्मी, कोरी और दूसरी पिछड़ी जातियों का आधार था। दोनों का मेल रणनीतिक था, आदर्शों से ज्यादा जरूरतों का। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेताओं से बात की और एक नया गठबंधन खड़ा कर दिया। 1996 के लोकसभा चुनाव में नीतीश की रणनीति रंग लाई। भाजपा को 18, समता पार्टी को 3 सीटें मिली, जबकि लालू की जनता दल 33 से गिरकर 22 पर आ गई थी। उधर लालू यादव चारा घोटाले में बुरी तरह घिर चुके थे। हजारों करोड़ों के इस घोटाले में फर्जी बिलों के जरिए सुअर, चारा और दवाएं कागजों में घुमाई गई, लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ नहीं नजर आया। सीबीआई ने जब लालू को गिरफ्त में लिया तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी, लेकिन लालू हार मानने वालों में नहीं थे। जेल जाने से पहले एक मास्टर स्ट्रोक खेला और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया और खुद जेल से सरकार चलाने लगे। हालांकि नीतीश कुमार, जो लालू के विरोधी थे, इसे कैसे बर्दाश्त करते। उन्होंने इस पारिवारिक सरकार को पेटीकोट सरकार कहकर पूरे बिहार में लालू हटाओ रैलियां शुरू कर दी। जनता पर असर पड़ा और साल 1998 के चुनाव में गठबंधन ने 54 में से 29 सीटें जीत ली। लेकिन इस बढ़त के जोश में नीतीश एक बड़ी चूक कर बैठे। उन्होंने केंद्र से राबड़ी को बर्खास्त करने की मांग कर दी। कांग्रेस ने संसद में इस प्रस्ताव को नाकाम कर दिया और राबड़ी दोबारा मुख्यमंत्री बन गए। एक बार फिर लालू ने जेल में रहते हुए नीतीश को राजनीतिक की चौसर पर मात दे दी थी। फिर साल 1999 में वाजपेयी की सरकार गिरी और चुनाव दोबारा होते हैं।
इस बार नीतीश और भाजपा का गठबंधन और मजबूत हुआ। 54 में से 42 सीटें जीत ली गई। अब नीतीश को पूरा भरोसा हो चला था कि 2000 के विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार बननी तय है, लेकिन लालू यादव ने फिर सबको चौंकाते हुए 124 सीटें हासिल की, जबकि एनडीए सिर्फ 122 सीटों पर अटक गया। सिर्फ 2 सीटें पर राजनीति में कभी कभी यही 2 कदम सत्ता की सीढ़ी से पार्टियों को नीचे ढकेल देता है। हालांकि नीतीश अभी भी झुकने वाले नहीं थे। उनके पास दिल्ली की ताकत थी। राज्यपाल विनोद पांडे को फोन आया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाओ। 3 मार्च 2000 को उन्होंने शपथ ले ली। अब उनके पास बहुमत साबित करने के लिए 1 हफ्ता था। निर्दलीय विधायक, जिनमें से कई पर आपराधिक आरोप थे, जैसे कि सूरज भान, रंजन तिवारी, रमा सिंह, ये नीतीश को समर्थन देने के लिए तैयार थे। लेकिन यही वो पल था जब नीतीश के सामने नैतिकता और सत्ता आमने सामने खड़ी थी। वो समर्थन तो चाहते थे, लेकिन दागियों से हाथ मिलाना नहीं चाहते थे। उन्होंने यह जिम्मा भाजपा के नेता कैलाशपति मिश्रा को सौंपा। कहा कि मैं तो नहीं मिलूंगा, तुम जाकर बात कर लो। मिश्रा जेल में जाकर विधायकों से मिले, लेकिन जब वे विधायक समर्थन देने आए तो नीतीश कुमार से बिना पूछे उनके कमरे में घुस गए। नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाने लगे, कैमरे चमके, तस्वीरें खिंच गई और अगले दिन देश के तमाम अखबारों में ये तस्वीरें थीं। नीतीश उन्हीं चेहरों के साथ थे जिनसे वो दूरियां बनाना चाहते थे। आज भी ये फोटो सेशन नीतीश कुमार को परेशान करता है। हालांकि इन सब के बावजूद भी नीतीश कुमार बहुमत नहीं जुटा पाए और नीतीश ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया। लालू यादव की चाल एक बार फिर चल पड़ी। एक तरफ उनके करीबी कांग्रेस के 8 विधायकों को होटल में बंदूक की नोक पर रखे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी से मिलकर सांप्रदायिक ताकतों को रोकने की अपील कर रहे थे। नतीजा फिर से वही हुआ। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई और नीतीश कुमार को एक बार फिर दिल्ली लौटना पड़ा, इस बार वाजपेयी कैबिनेट में रेलवे मंत्री बनकर। लेकिन यही नीतीश कुमार के भाग्य का दरवाजा भी खोलने वाला था। 2000 में बिहार का बंटवारा हो गया और झारखंड एक नया राज्य बन गया। अब भाजपा का जो मजबूत आधार झारखंड में जो था वो अलग हो गया था और नीतीश की समता पार्टी बिहार में गठबंधन की सीनियर पार्टी बन गई थी। अब नीतीश पहले जैसे जूनियर नहीं थे, अब वो शर्तें रखने लगे थे और यहीं से नींव पड़ी उस नीतीश युग की जिसने अगले 10 सालों तक बिहार की सत्ता को अपने इशारों पर चलाया। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार का उदय हुआ था, दूसरी तरफ गुजरात में नरेंद्र मोदी का, और यहीं से नरेंद्र मोदी और नीतीश की दोस्ती, दुश्मनी, दूरी, करीबी सबकी शुरुआत हो गई। साल 2002 दरअसल भारतीय राजनीति के लिए एक जख्म की तरह था, लेकिन नीतीश कुमार के लिए भी इम्तिहान की तरह था। गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते हुए भयंकर दंगे हुए, हजारों लोग इसमें मारे गए। पूरे देश में गुस्सा उफान था। नीतीश उस वक्त एनडीए सरकार में मंत्री थे और एक साफ सुथरी सेक्युलर छवि के नेता माने जाते थे। ऐसे में उन पर जबरदस्त दबाव पड़ा कि भाजपा से रिश्ता तोड़ दे, लेकिन उन्होंने नहीं तोड़ा। जनता दल यूनाइटेड के लोग कहते थे कि नीतीश ने भाजपा नेताओं से साफ कहा था कि मोदी ने दंगों को रोकने में देरी की, मगर जॉर्ज फर्नांडिस, जो उस समय रक्षा मंत्री थे, उन्होंने समझाया कि लालू को हटाने की लड़ाई अधूरी है और भाजपा के बिना यह मुमकिन नहीं। आलोचक ये कहते हैं कि नीतीश ने सिद्धांत नहीं, राजनीति चुनी और शायद वो इसमें गलत भी नहीं थे। 1 साल बाद खुद नीतीश अपने बयानों से दुनिया को चौंकाते हैं। दिसंबर 2003 में गुजरात के कच्छ में एक रेलवे परियोजना का उद्घाटन करते हुए वे कहते हैं कि नरेंद्र भाई को सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं रहना चाहिए, देश को उनकी जरूरत है। नीतीश कुमार दंगों को धब्बा तो कहते थे, लेकिन ये भी जोड़ते थे कि केवल बुरा याद रखना और अच्छा भूल जाना भी ठीक नहीं है। जब पूरा विपक्ष मोदी को सांप्रदायिक कह रहा था, तब नीतीश सार्वजनिक रूप से उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन यह सब कुछ ज्यादा दिन नहीं चला। 2004 के लोकसभा चुनावों में एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। बिहार में जेडीयू भाजपा गठबंधन केवल 11 सीटें जीत पाया। खुद नीतीश, जो लगातार 5 बार बाढ़ से सांसद थे, इस बार हार गए। उन्हें यकीन हो गया कि गुजरात दंगे उनकी छवि पर असर डाल रहे हैं, खासकर बिहार के मुस्लिम वोटरों में। उन्होंने अपनी रणनीति को बदला और नरेंद्र मोदी से दूरियां बना ली। 2005 में जब बिहार के विधानसभा चुनाव हुए तो नीतीश ने साफ साफ कहा कि मोदी बिहार में प्रचार नहीं करेंगे। इस चुनाव में लालू को 75 सीटें मिली, एनडीए को 92। बहुमत नहीं आया और नीतीश ने पिछली गलती से सीखते हुए सत्ता के लिए जोड़तोड़ नहीं की। उधर लालू ने केंद्र की यूपीए सरकार से विधानसभा भंग करवा दी और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। नीतीश सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और फैसला उनके पक्ष में आया, लेकिन तब उनके दिमाग में एक नई योजना आई।
और वो योजना थी कि अगर अगला चुनाव नीतीश को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर लड़ा जाए तो जनता उन्हें साफ साफ विकल्प के रूप में स्वीकार कर सकती है। उन्होंने भाजपा पर दबाव बनाया कि आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया जाए। अटल बिहारी वाजपेयी चुप रहे, लेकिन नीतीश ने जेटली, राजनाथ और आडवाणी जैसे नेताओं से समर्थन जुटा लिया। यहां भी उनका विरोध हुआ। उनकी अपनी पार्टी के संस्थापक जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि यह भाजपा का फैसला है, जेडीयू का नहीं। लेकिन जब अरुण जेटली ने समझाया कि नाम वापस लेने से नुकसान होगा तो जॉर्ज फर्नांडिस भी मान गए। अब नीतीश आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद के चेहरे थे और जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। नवंबर 2005 के चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला, 143 सीटें। इसमें 88 सीटें जेडीयू को और 55 भाजपा को मिली। 25 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और यहीं से सुशासन बाबू के युग की शुरुआत हो गई। इस जीत ने उन्हें दो बातें सिखाई। एक, अगर जनता को भरोसे का चेहरा मिले तो गठबंधन जीत दिला सकता है, और दूसरा, उन्हें यह लगा कि नरेंद्र मोदी को बिहार की राजनीति से दूर रखना उनके लिए सही रणनीति है। यह फॉर्मूला उन्होंने अगले कई चुनावों में अपनाया। 2005 में जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो बिहार की किस्मत को मानो एक नई स्याही मिल गई। दशकों से जो राज्य जंगल राज के नाम से बदनाम था, वहां पहली बार किसी ने मंच से कहा कि अब अपराध नहीं, विकास की बात होगी। उन्होंने जमीन पर उतरकर वही किया जो नेता अक्सर अपने भाषणों में करते हैं। अपराध के खिलाफ नीतीश कुमार ने जीरो टॉलरेंस की नीति लाई, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाए और बाहुबली नेताओं तक को जेल भिजवा दिया। नतीजा चौंकाने वाला था। 5 सालों में बिहार का क्राइम रेट 68% तक गिर गया। पहली बार जनता ने महसूस किया कि राज डर से नहीं, न्याय से भी चल सकता है। पर नीतीश ने सिर्फ अपराध पर नकेल नहीं कसी, बिहार की नस भी पकड़ ली। शिक्षा और सम्मान। स्कूल जाने वाली लड़कियों को साइकिल दी गई, जो जल्द ही मुख्यमंत्री साइकिल योजना के नाम से घर घर में चर्चा का विषय बन गई। लड़कियों के स्कूल में उपस्थिति एक झटके में बढ़ी। शिक्षकों में भारी कमी थी, इसे दूर करने के लिए 2,70,000 शिक्षकों की भर्ती की गई। सरकारी स्कूलों को बदलने की भी कोशिशें तेज हो गई। इसी बीच नीतीश ने सामाजिक न्याय को भी नई परिभाषा दी। दलितों में सबसे वंचित वर्ग को महादलित घोषित किया गया और अलग योजना का लाभ मिला। अति पिछड़ों को आरक्षण दिया और महिलाओं को पंचायतों में 50% सीटें देकर जमीनी सत्ता में भागीदारी दी गई। महादलितों और महिलाओं और अति पिछड़ों में नीतीश के लिए एक स्थायी भरोसा पैदा हुआ, जिसने राजनीति के हर उतार चढ़ाव में नीतीश कुमार का साथ दिया। इन सब के बीच देश में नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल की चर्चा भी तेज हो रही थी, लेकिन नीतीश और मोदी के रास्ते साफ तौर पर अलग थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में नीतीश ने दो टूक कह दिया, नरेंद्र मोदी बिहार में प्रचार नहीं करेंगे। उन्हें डर था कि मोदी की मौजूदगी से उनका सेकुलर चेहरा धुंधला पड़ जाएगा। लेकिन राजनीति में जो सबसे अप्रत्याशित होता है वह मंच पर सबसे तेज चमकता है। पंजाब के लुधियाना में एक रैली के दौरान मोदी ने अचानक नीतीश कुमार को गले लगा लिया, हाथ पकड़कर उठा दिया। नीतीश के लिए दृश्य उतना ही असहज था जितना किसी विरोधी के साथ मंच पर बैठना। राहत बस इतनी थी कि बिहार में वोटिंग खत्म हो चुकी थी। लेकिन इस तस्वीर ने नीतीश कुमार का पीछा नहीं छोड़ा। जून 2010 में जब नीतीश कुमार भाजपा के बड़े नेताओं जिसमें आडवाणी, जेटली और सुषमा स्वराज को पटना में डिनर पर बुलाते हैं तो एक दिन पहले ही बिहार के अखबारों में एक बड़ा विज्ञापन छपा। इसमें लिखा था कि गुजरात सरकार ने बिहार को बाढ़ राहत के लिए 5 करोड़ दिए हैं और साथ ही छपी थी वो लुधियाना वाली हाथों में हाथ वाली तस्वीर। नीतीश कुमार फट पड़े, न सिर्फ डिनर को रद्द किया बल्कि गुजरात सरकार का पैसा भी लौटा दिया। यह उनके राजनीतिक जीवन का सबसे साफ संदेश था, सत्ता भले साझा हो लेकिन नरेंद्र मोदी से साझेदारी नहीं होगी। और फिर आया अक्टूबर नवंबर 2010 का चुनाव। नीतीश अपने सबसे मजबूत मोर्चे पर लड़ रहे थे, विकास, कानून व्यवस्था और सुशासन। भाजपा जेडीयू का गठबंधन एनडीए इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करता है। 243 में से 206 सीटें आती हैं। जेडीयू अकेले 115 सीटें जीतती है और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, यह उस नेता की स्वीकार्यता थी जिसने नारे नहीं नतीजे दिए थे। और यह साफ हो गया था कि बिहार में एक नया चेहरा बना है जिसे जनता मुख्यमंत्री नहीं बल्कि सुशासन बाबू कहकर पुकारती है। 2010 में भारी जीत के बाद जब नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने तो ऐसा लगा कि बिहार एक स्थिर और स्पष्ट नेतृत्व के हाथों में है। लेकिन यहीं से असल खेल पर्दे के पीछे शुरू हो गया। एक ऐसी लड़ाई शुरू हुई जो उस वक्त जोर से नहीं बोली जा रही थी लेकिन हर फैसले में सुनाई पड़ रही थी। और यह लड़ाई थी दो मुख्यमंत्रियों के बीच की, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की।
इस टकराव की बुनियाद भी दो थी। पहली, वोट बैंक। नीतीश कुमार ये अच्छे से जानते थे कि उनके पास शासन का बड़ा आधार मुस्लिम और सेकुलर वोटर है, और अगर नरेंद्र मोदी उनके साथ मंच साझा करते हैं तो फिर गुजरात दंगों के आधार पर मुसलमान छिटक सकते हैं। नीतीश अपनी सेकुलर छवि पर कोई दाग नहीं चाहते थे। लेकिन दूसरी वजह थी महत्वाकांक्षा। 2010 के बाद देश की राजनीति करवट ले रही थी। यूपीए सरकार घोटालों में घिरी थी। 2G से लेकर कॉमनवेल्थ स्कैम ने जनता का भरोसा हिला रखा था। ऐसे में विपक्ष एक नए चेहरे की तलाश में था, और तभी दो चेहरे सामने आते हैं। एक, नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल का चेहरा जो दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ रहा था, और दूसरा नीतीश कुमार का, जिसने बिहार जैसे पिछड़े राज्य में भी परिवर्तन लाकर दिखाया था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिसे पुरस्कार मिल रहे थे। देश के न्यूज रूम में बिहार मॉडल और गुजरात मॉडल की बहस तेज थी। नीतीश कुमार के लिए अब यह सिर्फ दोस्ती और फासले का मामला नहीं था, यह सत्ता के सबसे ऊंचे सिंहासन की तरफ बढ़ने की एक लंबी दौड़ थी, जहां पर नरेंद्र मोदी या फिर नीतीश कुमार में एक ही इंसान हो सकता था जो फिनिश लाइन को पार कर सकता था। नीतीश ने यहीं से अपनी चालें बिछा दी, मोदी से दूरी बनाए रखी, भाजपा से रिश्ते निभाए, लेकिन अपने मंच को साफ रखा। हर विकास की उपलब्धि को सिर्फ गठबंधन की नहीं बल्कि अपनी कहानी की तरह पेश किया। और जब मंच पर मोदी का नाम उभरने लगा, तब नीतीश ने तय कर लिया कि अब रास्ता अलग होगा, क्योंकि दोनों के लक्ष्य, दोनों के मंजिल सिर्फ एक थे। 2013 आते आते नीतीश और बीजेपी के संबंध काफी ज्यादा खराब हो गए थे, और इसका कारण नरेंद्र मोदी थे। 9 जून 2013 को बीजेपी ने मोदी को लोकसभा चुनाव की अपनी प्रचार समिति का चेयरमैन बना दिया। नीतीश को यह साफ हो गया कि जल्दी बीजेपी मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी बनाएगी, और यह उन्हें मंजूर नहीं था। नरेंद्र मोदी को इसके बाद कम्युनल बताते हुए नीतीश ने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। 16 जून को बिहार सरकार में शामिल बीजेपी के सभी 11 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया। नीतीश लेफ्ट पार्टीज और निर्दलीय के समर्थन से अल्पमत सरकार चलाने लगे। इधर सितंबर 2013 में बीजेपी ने मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। पहले जिन मोदी को नीतीश बिहार में घुसने नहीं दे रहे थे, अब गठबंधन टूटने के बाद मोदी ऐसा करने के लिए स्वतंत्र थे। उन्होंने 2014 लोकसभा चुनाव में पूरे बिहार में रैलियां करते हुए कम से कम 32 जगहों पर नीतीश कुमार को घमंडी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार हिपोक्रेट हैं, निजी तौर पर उनसे अच्छे संबंध रखते हैं, लेकिन सबके सामने उनकी आलोचना करते हैं। वहीं नीतीश ने मोदी को कम्युनल बताते हुए 121 रैलियों में बार बार 2002 गुजरात दंगों का जिक्र किया। उन्होंने मोदी के गुजरात मॉडल को चुनौती देते हुए कहा कि बिहार ने गुजरात से अच्छी तरक्की की है। मोदी और नीतीश के बीच आमने सामने की इस पहली लड़ाई में बाजी मोदी के हाथ लगी। उनकी लोकप्रियता के दम पर बीजेपी बिहार की 40 में से 22 सीटें जीतने में कामयाब रही। उसके गठबंधन एनडीए ने 31 सीटें जीती। नीतीश की जेडीयू के हाथ केवल 2 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार ने इसके बाद इस हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अपने सबसे भरोसेमंद जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। मांझी एक महादलित थे। लोकसभा चुनाव में पिछड़ों ने मोदी का साथ दिया। मोदी के इसी पिछड़ा कार्ड को न्यूट्रलाइज करने के लिए नीतीश ने मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। इसी बीच दिसंबर 2014 में नीतीश चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मिलते हैं, जिन्होंने उनके साथ काम करने की इच्छा जताई। प्रशांत किशोर ने 2014 लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार संभाला था। उन्होंने नीतीश के साथ काम करने से पहले मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की, लेकिन मांझी कुर्सी छोड़ने से इंकार कर देते हैं। कहा गया कि वे बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। जेडीयू ने पार्टी से निकाल दिया, फिर भी मांझी ने मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ा। बीजेपी उन्हें समर्थन दे चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद मांझी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। आखिरकार मजबूर होकर फरवरी 2015 में मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए। 2014 की लोकसभा हार नीतीश कुमार के लिए सिर्फ एक चुनावी पराजय नहीं थी, ये उनके आत्मविश्वास और बिहार में उनकी पकड़ की कड़ी परीक्षा थी। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, मांझी को दी, फिर वापस ली, लेकिन उन्हें पता था कि अगर 2015 के विधानसभा चुनाव नहीं जीते तो राजनीतिक पुनर्जन्म की उम्मीदें भी जाती रहेंगी। लेकिन सामने अकेली बीजेपी नहीं थी, बल्कि नरेंद्र मोदी थे, देश के सबसे लोकप्रिय नेता, नीतीश के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी। अकेले लड़ा तो पराजय तय थी, इसीलिए नीतीश ने वो किया जिसमें वो माहिर हैं, राजनीतिक रेखाएं मिटाकर नए गठबंधन बनाना। उन्होंने हाथ मिलाया उसी लालू यादव से जिसके खिलाफ कभी जंगल राज का नारा देकर वो सत्ता में आए थे।
कांग्रेस को भी साथ लिया और बना दिया महागठबंधन, जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की तिकड़ी। नीतीश कुमार इस बात को जानते थे कि सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि संविधान, सम्मान और सोच का चुनाव होगा। चुनाव प्रचार का जिम्मा नीतीश ने एक नए खिलाड़ी प्रशांत किशोर को सौंपा, जो 2014 में मोदी के लिए काम कर चुके थे। शुरू में प्रशांत महागठबंधन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे वो लालू नीतीश के बीच कड़ी, दूत और डील मेकर बन गए। उन्होंने सीटों का बंटवारा तय करवाया और लालू से गारंटी ली कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। चुनाव से पहले ही लालू ने मंच से ऐलान कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। रैलियों पर रैली, भाषण पर हमला और फिर वो बयान आया जिसने पूरा चुनाव पलट दिया। नीतीश के डीएनए में गड़बड़ी है। मोदी का इरादा नीतीश की छवि पर चोट करना था, लेकिन नीतीश ने उसी वार को बिहार की अस्मिता का मुद्दा बना लिया। उन्होंने मोदी को चिट्ठी लिखी, आपके बयान से 10 करोड़ बिहारियों का अपमान हुआ है। उन्होंने वही हथियार इस्तेमाल किया जो मोदी खुद गुजरात में बार बार चला चुके थे। मुझ पर हमला मतलब पूरे राज्य पर हमला। नीतीश ने इस बयान को गांव गांव तक पहुंचाया, डीएनए से डिग्निटी का सफर रच दिया। नीतीश अब न सिर्फ विरोध कर रहे थे बल्कि वो मोदी से सीख भी रहे थे और नरेंद्र मोदी को उन्हीं की शैली में जवाब दे रहे थे। जब चुनाव के नतीजे आए तो बिहार की धरती पर एक राजनीतिक चमत्कार लिखा जा चुका था। 243 में से 178 सीटों पर महागठबंधन ने कब्जा जमाया। भाजपा केवल 53 सीटों पर सिमट गई। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, 80 सीटें। लेकिन जैसा वादा हुआ था, लालू ने नीतीश को मुख्यमंत्री बनाने में एक पल की देरी नहीं की। तेजस्वी डिप्टी सीएम बने और नीतीश ने तीसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी को संभाल लिया। ये जीत उस वक्त एक गठबंधन की जीत नहीं थी, ये नीतीश कुमार की पुनरावृत्ति थी। वो फिर से साबित कर चुके थे कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, बस सही वक्त पर चलने वाली चाल ही स्थायी होती है। 2015 की भारी जीत के बाद जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली तो उनका अगला कदम किसी को अंदाजा नहीं था। सरकार बने कुछ ही महीने हुए थे कि उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरे देश का ध्यान खींच लिया। बिहार में पूर्ण शराबबंदी का फैसला। यह फैसला जितना साहसी था उतना ही जोखिम भरा। नीतीश कुमार जानते थे कि शराबबंदी का सीधा असर उन महिलाओं तक पहुंचेगा जो घर घर में शराब के चलते हिंसा, गरीबी और अपमान का सामना कर रही थी। महिलाओं को सत्ता में आधी भागीदारी देने वाले मुख्यमंत्री अब उनके संरक्षक की छवि गढ़ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इस फैसले की कड़वी सच्चाई सामने आने लगी। जहां जहां शराब पर बैन लगाया गया था वहां नकली शराब का जाल फैल चुका था और बिहार भी इससे छूता नहीं रहा। कई जगह जहरीली शराब से मौतें हुई, शराब माफिया पनपने लगा और आलोचनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन नीतीश डटे रहे, कहा जनहित में है, वापस नहीं लेंगे। ये वही नीतीश कुमार थे जो अपने हर पलटी के लिए आलोचना सहते थे, पर यहां पर एक अडिग प्रशासक का रूप लेकर खड़े रहे। इसी बीच बीजेपी से उनकी दूरी कम होने लगी। जब नवंबर 2016 में केंद्र की मोदी सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया तो लगभग पूरा विपक्ष से जन विरोधी कह रहा था, लेकिन तब नीतीश कुमार ने इसका समर्थन किया। उस समय नीतीश का नोटबंदी को समर्थन करना केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं, एक संकेत था कि वो पुरानी राहों से हटकर नई पगडंडी तलाशने लगे हैं। मई 2017 में जब सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों को एक लंच मीटिंग में बुलाया जहां राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति बननी थी तो नीतीश वहां नहीं पहुंचे, लेकिन अगले ही दिन नरेंद्र मोदी के साथ लंच करते दिखाई पड़े। तस्वीरें वही कह रही थीं जो नीतीश जुबान से नहीं कह रहे थे। पाला बदलने की पूरी तैयारी थी। इसके बाद उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन दे दिया, जबकि उनका अपना गठबंधन आरजेडी और कांग्रेस इसका विरोध कर रहे थे। अब गठबंधन के भीतर खटास खुलकर दिखने लगी थी और इसकी 3 वजह थी। पहली, आरजेडी चाहती थी कि नीतीश तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर खुद राष्ट्रीय राजनीति में चले जाएं। लालू उन्हें पीएम मटेरियल कहने लगे थे, जो प्रशंसा कम, दबाव ज्यादा थी। दूसरा, जेडीयू ने आरोप लगाया कि आरजेडी उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह, तेजस्वी यादव का नाम आईआरसीटीसी घोटाले में सामने आया था। नीतीश ने गठबंधन धर्म निभाते हुए तेजस्वी सफाई मांगी, लेकिन लालू और तेजस्वी ने चुप्पी साध ली और यहीं से विश्वास की आखिरी डोर भी टूट गई। फिर आया साल 2017 जब नीतीश कुमार की अंतरात्मा जागी और विपक्ष की सबसे बड़ी विकेट गिर गई। 2015 में लालू के साथ हाथ मिलाने वाले नीतीश कुमार ने जब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बिहार की लड़ाई जीती थी तब उन्हें विपक्ष का नया चेहरा माना जा रहा था। एक ऐसा नेता जो सेक्युलर है, साफ छवि वाला है, नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की ताकत रखता है। विपक्ष के गलियारों में चर्चा थी 2024 क्यों नहीं नीतीश ही। लेकिन फिर साल 2017 आया और एक ऐसा पल जिसने न सिर्फ बिहार की राजनीति के नक्शे को बदल दिया बल्कि राष्ट्रीय विपक्ष की कमर तोड़ दी।
26 जुलाई 2017 को नीतीश कुमार ने अचानक घोषणा की कि अंतरात्मा की आवाज कह रही है कि अब वो आरजेडी के साथ नहीं चल सकते। आईआरसीटीसी घोटाले में तेजस्वी यादव पर कार्रवाई ना होने से वाहत हैं और बस शाम होते होते गठबंधन तोड़ दिया। अगले ही दिन भाजपा ने समर्थन दिया और नीतीश ने फिर से मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया, इस बार नरेंद्र मोदी के साथ। बिहार की सियासत में ये कोई सामान्य यूटर्न नहीं था, ये उस नेता की वापसी थी जो 5 साल पहले मोदी के डीएनए पर सवाल उठा रहा था और अब उनके साथ मंच साझा कर रहा था। विपक्ष की सबसे मजबूत विकेट एक झटके में गिर चुकी थी और बीजेपी ने वो काम कर दिखाया जिसे विपक्ष करने का सपना देख रहा था। हालांकि फिर एक और ट्विस्ट आया। सितंबर 2018 में प्रशांत किशोर जेडीयू में शामिल हो गए और 1 महीने के बाद ही पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। अचानक वो नीतीश के नंबर 2 बन गए और सब ने उन्हें उत्तराधिकारी मानना शुरू कर दिया। लेकिन राजनीति में उत्तराधिकारी बनने से पहले उसे स्वीकृति नहीं, समय और सत्ता दोनों में निभाना पड़ता है और यही चीज प्रशांत किशोर के साथ नहीं हो पाई। 2019 में लोकसभा चुनाव हुए। नीतीश ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। परिणाम ऐतिहासिक रहे। बिहार की 40 में से 39 सीटें एनडीए ने जीती और महागठबंधन का लगभग सफाया हो गया। लालू यादव की आरजेडी खाता नहीं खोल पाई। नीतीश सत्ता की सबसे सुरक्षित जगह पर खड़े थे, लेकिन शायद अब वे सत्ता के साथ नहीं, अपनी छवि के साथ संघर्ष कर रहे थे। इसी दौरान केंद्र सरकार सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई, जिसके चलते विपक्षी दल सड़कों पर थे, लेकिन नीतीश खामोश। यही चुप्पी प्रशांत किशोर को नागवार गुजरी और खुलकर उन्होंने सीएए की आलोचना शुरू कर दी। पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बार बार खुलकर जोर जोर से। यह टकराव ज्यादा दिन नहीं टिका। जनवरी 2020 में नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया। लेकिन असली धमाका तो इसके बाद हुआ जब नीतीश ने कहा कि प्रशांत किशोर को अमित शाह ने भेजा था। उनके 2 बार कॉल करने पर पीके को जेडीयू में लेने के लिए कहा था। नीतीश की इस बात से हर कोई हैरान था। क्या प्रशांत किशोर का प्रवेश एक रणनीतिक घुसपैठ था या सिर्फ नीतीश का गुस्से में दिया गया बयान? सच जो कुछ भी हो, इतना तो तय था कि नीतीश की राजनीति अब याद रखने और भूल जाने के बीच झूलती चालों को मैदान बन चुकी थी, जहां ना कोई स्थायी दुश्मन था और ना कोई स्थायी उत्तराधिकारी। इसके बाद 2020 का विधानसभा चुनाव कुछ अलग ही स्क्रिप्ट पर लिखा गया। चेहरे वही थे, गठबंधन वही था, लेकिन इस बार साजिशें नहीं थी और निशाने पर थे नीतीश कुमार। जेडीयू और बीजेपी फिर एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार बीच में उतर आए थे चिराग पासवान, लोक जनशक्ति पार्टी के नेता जो खुद को रामविलास पासवान के विरासत का वारिस और मोदी का हनुमान बताकर मैदान में उतरे थे। चिराग ने बीजेपी से दोस्ती बनाए रखी, लेकिन हमला जेडीयू पर बोला। उन्होंने 140 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारे, सिर्फ जेडीयू के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ एक भी सीट पर नहीं लड़े और यह सियासत की भाषा में पार्टनरशिप के मुखौटे में हमला था। राजनीतिक गलियारों में इसे चिराग मॉडल कहा गया, एक ऐसा प्रयोग जिसे बीजेपी ने नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए तैयार किया था। मकसद साफ था कि नीतीश की सीटें कम हो ताकि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी दावा ठोक सके, और यह दावा कामयाब भी रहा। जेडीयू की सीटें 43 तक सिमट गईं, जबकि बीजेपी ने 74 सीटें जीतकर गठबंधन में बढ़त बना ली। जेडीयू ने इसे खुली साजिश करार दिया, एक ऐसा हमला जो बाहर से कम भीतर से ज्यादा हुआ। लेकिन बीजेपी के पास इतनी सीटें नहीं थीं कि अकेले सरकार बना सके या जोड़ तोड़ से बिना नीतीश की सत्ता संभाल सके। नतीजन कमजोर स्थिति में होने के बावजूद नीतीश एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ कि कम सीटों वाले सहयोगी ने सत्ता की चाबी को संभाला। यह सिर्फ संख्याओं की बात नहीं थी, बल्कि नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत का भी प्रमाण था। बिहार की राजनीति अब 2 ध्रुवों में बटी थी, बीजेपी और आरजेडी, लेकिन लड़ाई जीतता वही था जिसके साथ नीतीश कुमार थे। नीतीश इस भूमिका को अच्छी तरह समझ रहे थे और उसी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर निभाते भी रहे। मगर चिराग मॉडल की चोट इतनी गहरी थी कि साझेदारी का जख्म नासूर बन चुका था। 2020 की जीत के बावजूद दोनों दलों के बीच खटास बढ़ती गई। नीतीश को यह महसूस हो चुका था कि बीजेपी अब उन्हें साथी नहीं, संघर्ष मानने लगी है। और आखिरकार 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी, बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली। जेडीयू ने साफ साफ आरोप लगाया कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, हमारे विधायकों से संपर्क कर रही है, इसलिए गठबंधन अब भरोसे के काबिल नहीं रहा। वहीं बीजेपी का जवाब और भी दिलचस्प था। नीतीश
फिर एक बार प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगे हैं। भाजपा ने दावा किया कि आरजेडी और नीतीश के बीच एक डील हुई है तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनवाने की और नीतीश कुमार को 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की। सच कहें तो यह गठबंधन नहीं, राजनीतिक पुनर्जन्म जैसा था। एक बार फिर नीतीश उसी पाले में थे जहां वे सालों पहले अंतरात्मा की आवाज सुनकर बाहर निकले थे। लेकिन राजनीति में अंतरात्मा और अवसरवाद का फर्क तब तक नहीं दिखता जब तक बाजी कोई और ना पलट दे। 9 अगस्त 2022 को जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर फिर से आरजेडी के साथ सरकार बनाई तो सिर्फ गठबंधन नहीं बदला था, इरादा बदला था। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए ही पहली लाइन में नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी। कहा 2014 में जो जीते थे उन्हें 2024 की चिंता करनी चाहिए। पूरा देश समझ गया था कि नीतीश की नजर अब बिहार ही नहीं बल्कि दिल्ली की गद्दी पर भी है। लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं। विपक्ष बिखरा हुआ था, कांग्रेस अकेले चल रही थी और दूसरी तरफ ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जैसे क्षेत्रीय क्षत्रप थर्ड फ्रंट का सपना बुन रहे थे जिसमें कांग्रेस की कोई जगह ना हो। नीतीश इस जटिल गणित को सुलझाने मैदान में उतरे। उन्हें समझाना था कि ममता और केजरीवाल जैसे नेताओं को के बिना कांग्रेस के मोदी को हराना नामुमकिन है और दूसरी तरफ उन्हें कांग्रेस को यकीन दिलाना था कि बाकी दल कोई खतरा नहीं बल्कि जरूरत है। सितंबर 2022 में उन्होंने 2 बार दिल्ली की यात्रा की, राहुल और सोनिया गांधी से बातचीत की, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। फिर अप्रैल मई 2023 में देश भर के विपक्षी नेताओं से मिले। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन जैसे कई नेहरूवादी युग का प्रतिनिधि सबको एकजुट करने की पुरानी कोशिश को दोहराया गया। फिर आया 23 जून 2023 का दिन जब पटना में विपक्ष की पहली ऐतिहासिक बैठक हुई। 17 दल एक साथ सामने आए, एक मंच पर बैठे और गठबंधन को नया नाम दिया, इंडिया। 3 महीनों में 3 बैठकों के बाद यह संख्या 28 पार्टियों तक पहुंच गई और एक वक्त ऐसा लगने लगा कि नीतीश कुमार विपक्ष के सर्वमान्य नेता बन चुके हैं। मीडिया विश्लेषक यहां तक के विरोधी भी मानने लगे कि 2024 में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए नीतीश सबसे मजबूत विकल्प है। लेकिन यहीं से चीजें बिगड़ने लगी। सीट बंटवारे पर बात नहीं बन रही थी। कुछ दल ज्यादा चाहते थे, कुछ कांग्रेस को कम देना चाह रहे थे। नीतीश फिर नाराज होने लगे और फिर 19 दिसंबर 2023 को दिल्ली की बैठक में एक अप्रत्याशित घटना होती है। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तावित कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने समर्थन दिया, खड़गे ने विनम्रता से मना कर दिया, कहा पहले चुनाव जीतते हैं फिर नाम तय करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक चोट थी। गठबंधन जिसकी नींव उन्होंने रखी थी उसमें कोई और चेहरा प्रधानमंत्री बनने की चर्चा में था। जेडीयू ने इसे कांग्रेस की सोची समझी चाल बताया। नीतीश ने कहा मैं किसी पद की रेस में नहीं हूं, लेकिन सभी जानते थे कि नीतीश की राजनीतिक महत्वाकांक्षा से ही यह गठबंधन बना था। फिर 1 महीना बीता, 13 जनवरी 2024 अगली बैठक। इस बार प्रस्ताव आया कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का कन्वीनर बनाया जाए, लेकिन बैठक में राहुल गांधी ने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को इस पर आपत्ति है और वो बैठक में मौजूद नहीं है तो फैसला टालना होगा। नीतीश कुमार इस अपमान से तिलमिला गए, बैठक को अधूरी छोड़ दी और 10 मिनट पहले निकल गए। राहुल के करीबियों का यह कहना था कि उनके पास पक्की जानकारी थी। नीतीश बीजेपी के साथ सीट बंटवारे की बातचीत कर रहे हैं और इसलिए राहुल गांधी को भी लगा कि कभी भी वो इंडिया गठबंधन को छोड़ सकते हैं। और शायद राहुल गांधी की आशंका सही थी या राहुल के कदम के चलते उनकी आशंका हकीकत में तब्दील हो गई, क्योंकि उस दिन बैठक छोड़ते समय नीतीश इस बात को मन बना चुके थे कि अब इस गठबंधन में नहीं रहना। और फिर वही हुआ जो राजनीति में सिर्फ नीतीश कुमार कर सकते हैं। 28 जनवरी को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, गठबंधन को तोड़ा और बीजेपी के साथ मिलकर दोबारा से सरकार बना ली। यह कोई आम यूटर्न नहीं था, यह वैसा ही था जैसा सेनापति युद्ध में दुश्मन की तरफ से तलवार चलाए और शाम होते होते दुश्मन की सेना में सेनापति बन जाए। इंडिया गठबंधन जिसे नीतीश ने जोड़ा, जिसकी हर पहली बैठक उन्होंने होस्ट की, जिसमें उन्होंने विपक्ष को एक बैनर के नीचे लाने के लिए दिन रात एक कर दिया, अब नीतीश उसी इंडिया गठबंधन के खिलाफ थे। सवाल था क्यों? क्योंकि नीतीश को लगने लगा था कि उन्हें गठबंधन में वो सम्मान, वो दर्जा नहीं मिल रहा जिसके वो हकदार थे। उनकी नाराजगी कांग्रेस से थी क्योंकि राहुल उन्हें संयोजक नहीं बनने दे रहे थे और आरजेडी से इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि लालू यादव ने खुलकर साथ नहीं निभाया। उधर दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से आती राम मंदिर की हवा, जीत का माहौल उन्हें यकीन दिला चुका था कि अगर सत्ता में बने रहना है तो मोदी की छत के नीचे रहना होगा। इसीलिए फिर वही एक बार किया जो सिर्फ नीतीश कुमार कर सकते हैं और वो था पाला बदलकर इस ओर से उस ओर जाना।
2013 के बाद से यह चौथी बार था जब नीतीश ने पाला बदला था और पिछले 3 बार उन्होंने ये सिर्फ 6 सालों में किया था। अब जनता, मीडिया, सोशल मीडिया सभी ने उन्हें एक नया नाम देना शुरू कर दिया, पलटू राम। कहा गया अब नीतीश की कोई विचारधारा नहीं, अब सिर्फ कुर्सी है जो उनके इर्द गिर्द घूमती चलती है। और साथ ही यह भविष्यवाणी भी हुई कि जेडीयू अब साफ हो जाएगी, लोकसभा चुनावों में जनता जवाब देगी। लेकिन नीतीश कुमार की कहानी कभी भी भविष्यवाणियों पर नहीं चली। वो हर बार राजनीतिक अंत की पंक्ति में खड़े होकर अगला अध्याय लिख देते हैं और इस बार भी उन्होंने यही किया। जनवरी 2024 में जब नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन तोड़कर एक बार फिर बीजेपी का हाथ थामा था, तो अधिकतर लोगों का मानना था कि नीतीश खत्म हो गए। सोशल मीडिया पर मीम बन रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक विरोधी तंज कस रहे थे। लेकिन 4 जून 2024 को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो पूरा नैरेटिव चेंज हो गया। बिहार में जेडीयू ने 12 सीटें जीत ली, बीजेपी के बराबर। लेकिन जिन आरजेडी और कांग्रेस से खिलाफ हो गए थे, वो दोनों मिलकर भी इतनी सीटें बिहार में नहीं ला पाए। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। एनडीए को 293 सीटें मिली, जो बहुमत से सिर्फ 23 ज्यादा थी। जिसे पलटी मारने वाला कहा जा रहा था, वो अब कुर्सी तय करने वाला बन चुका था। जिसकी राजनीति को अंतहीन पलटियों की थकान मान लिया गया था, वो फिर से सत्ता की धुरी बन गया था। यह दावा हुआ कि इंडिया गठबंधन की ओर से भी उन्हें प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया गया, लेकिन नीतीश ने इसे इंकार कर दिया। क्यों? क्योंकि शायद उन्हें पता था कि कभी कभी प्रधानमंत्री बनने से ज्यादा ताकतवर होता है प्रधानमंत्री बनाने वाला। आज नरेंद्र मोदी के पास 272 का जादुई आंकड़ा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के पास सिर्फ 12 का असली जादू है। वो 12 जो सिर्फ आंकड़ों नहीं, राजनीतिक निर्णायकता की कीमत बन चुका है। और इस तरह जब नीतीश के राजनीतिक करियर की लोग श्रद्धांजलि की तैयारियां कर रहे थे, तो वो अपने करियर के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए। आज सत्ता की चाबी नीतीश कुमार के पास भी है। जिस नरेंद्र मोदी ने उनके डीएनए में गड़बड़ी वाली बात कही थी, वो नीतीश कुमार की स्वीकृति से तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नीतीश कुमार कोई विचारधारा नहीं, कोई गठबंधन नहीं, बल्कि राजनीति की सबसे सटीक टाइमिंग का नाम है। और शायद यही कारण है कि बिहार ही नहीं, बल्कि देश की सत्ता की भी असली सेंटर वही है। चुप, शांत, लेकिन निर्णायक। सियासत के सबसे बुजुर्ग और सबसे चालाक खिलाड़ी के इर्द गिर्द एक बार फिर वही सवाल मंडरा रहा है कि अब नीतीश कुमार का आगे क्या। बिहार के आने वाले विधानसभा चुनाव की आहट के साथ नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। वजह वही पुराने 2 सवाल, सेहत और उत्तराधिकारी। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अब पहले से ज्यादा बीमार रहने लगे हैं। वो थके हुए रहते हैं, वो अक्सर चीजों को भूल जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने अपनी पार्टी में कभी किसी को बराबर खड़े होने नहीं दिया। दरअसल नीतीश ने कभी किसी को अपनी छाया में फलने नहीं दिया। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ पार्टी बनाई, फिर उनको साइडलाइन कर दिया। शरद यादव के साथ जेडीयू खड़ी की, फिर दरवाजा दिखा दिया। प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह, मांझी, कुशवाहा सभी को उत्तराधिकारी माना गया। लेकिन जैसे ही किसी की पहचान नीतीश की बराबरी करने लगती, वो कुर्सी का कांटा बन गई और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। यही वजह है कि आज जेडीयू के पास ना कोई नेक्स्ट नीतीश है, ना कोई ऐसा चेहरा जो उनके बिना पार्टी को आगे बढ़ा सके। नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के विरोधी रहे। चुनावी रैलियों में आरजेडी और कांग्रेस को परिवार की दुकान कहकर कोसते रहे। जनता ने भी उन्हें इसीलिए सराहा क्योंकि अपने परिवार को सत्ता से दूर रखा। लेकिन अब लगता है कि राजनीति के आखिरी मोड़ पर आकर नीतीश भी वही रास्ता पकड़ने वाले हैं जिस पर चलने वालों को आज तक कोसते आए हैं। और इसीलिए उनके इकलौते बेटे निशांत कुमार का नाम अक्सर सामने आ रहा है। हालांकि उनके प्रशंसक कई बार यह भी कहते हैं कि यह बयान आरजेडी की तरफ से फैलाया जाता है ताकि उन पर परिवारवाद के आरोप जो हैं वो हल्के हो जाएं। कई सारी कहानियां हैं। कुछ कहते हैं कि अंदर खाने विरासत चल रही है कि नीतीश अपनी राजनीतिक विरासत को सौंपने की तैयारी में है। लेकिन कुल मिलाकर नीतीश क्या करते हैं ये शायद सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार ही समझ सकते हैं। और जैसा एक दौर में कहा गया था कि नीतीश के बाएं हाथ में क्या वो दाएं को नहीं पता चलता, ऐसे ही नीतीश का उत्तराधिकारी को लेकर अगला कदम क्या होगा ये किसी और को नहीं पता चल सकता। लेकिन कुल मिलाकर यह बदलाव सिर्फ सत्ता की कमजोरी नहीं, एक अनकहे डर की गवाही भी है कि सत्ता चली गई तो कौन याद रखेगा, क्या कोई और सुशासन बाबू बनेगा। दरअसल नीतीश कुमार की पूरी राजनीति एक धीरे धीरे बिछाई गई बिसात जैसी रही। कभी सिद्धांतों के नाम पर, कभी विकास के नाम पर, कभी गठबंधन की जरूरत बताकर। उन्होंने सत्ता के लिए वैचारिक पार्टियों की ऐसी मिसाल गढ़ी कि लोग आज भी कहें भरोसा नहीं कि नीतीश बाबू कब किधर कहां चले जाएं। लेकिन चलेंगे जरूर और रुकेंगे नहीं।
यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है कि तमाम पलटियों के बावजूद आज भी वो बिहार की गद्दी पर बैठे हैं। नीतीश कुमार सबके हैं, लेकिन कुर्सी पर भी नीतीश कुमार हैं और इसीलिए नीतीश कुमार को खारिज करना आसान नहीं। नीतीश ने बिहार को सड़कों, बिजली, स्कूलों, कानून और सामाजिक न्याय की नई परिभाषा दी। लड़कियों को स्कूल तक लाने के लिए साइकिल बांटी, पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया, महादलितों, अति पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी दी। यही वजह है कि हर पलटी के बावजूद भी एक कोर वोट बैंक हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। हालांकि इन सब से तर उनका एक दूसरा चेहरा भी है जो बार बार गठबंधन पलटने, वैचारिक उलटफेर और सत्ता से चिपके रहने की भूख है और जिसके चलते उनकी क्रेडिबिलिटी कमजोर हो जाती है। वो नेता जो नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए इंडिया गठबंधन का चेहरा बने, अब उसी मोदी सरकार में खासम खास रहे। तो यह सवाल उठता है कि क्या नीतीश की कोई विचारधारा है या कुर्सी से जुड़े रहना ही उनकी नजर में असली सियासत का नजरिया है। खैर, इतिहास उन्हें किस रूप में याद रखेगा, यह देखने वाली बात है। क्या नीतीश कुमार एक ऐसे नेता के तौर पर जाने जाएंगे जिसने बिहार को बदलने की हिम्मत दिखाई, या फिर वो चतुर सियासतदान जिसने कुर्सी बचाने के लिए सिद्धांतों से भी समझौता कर दिया? शायद जवाब अभी नहीं आया है, क्योंकि नीतीश का आखिरी अध्याय अभी आना बाकी है। और ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी राजनीतिक चाल अभी तक खेली ही ना गई हो। यही नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाती है और यही देश के सभी नेताओं से उन्हें अलग कर जाती है। नीतीश कुमार की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ेगा और अगर किसी और शख्स की कहानी को आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम जरूर डाल दीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।